नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो राजस्थान पुलिस से लेकर के एलडीसी, पटवार, सेकंड ग्रेड, रीट सब एग्जामों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत पेचीदा टॉपिक है। इसको हम देखेंगे, आज अध्ययन करेंगे इसका कि कौन सा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान का अपवा तंत्र। अपवा तंत्र, राजस्थान के अपवा तंत्र में हम देखेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। और राजस्थान में जो अपवा तंत्र है वो 3 प्रकार से कार्य करता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? राजस्थान में जो नदियां हैं, नदी होती है जो पहाड़ों से पानी निकल के आता है, जो इसी दिशा में ग्रेविटी फोर्स से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आता है, जिसे हम नदी कहते हैं। और नदी को हम कितने भागों में बांट लेते हैं? यहाँ पे हम राजस्थान का जो अपवा तंत्र है उसको 3 भागों में बांटते हैं। राजस्थान का अपवा तंत्र है उसको 3 भाग कौन कौन से हैं? देखो, राजस्थान में कुछ नदियां हैं जो अंतः प्रवाह की हैं। अंतः प्रवाह। कुछ नदियां हैं जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। और कुछ नदियां हैं वो अरब सागरीय तंत्र की हैं। अरब सागरीय। राजस्थान में नदियां हैं वो 3 प्रकार से बहती हैं। कुछ नदियां हैं जो अपना जल है, यानी राजस्थान का कुल अपवा तंत्र का 60% भाग है वो किसका है? अंतः प्रवाह का है। इसके अलावा 23% भाग है वो बंगाल की खाड़ी तंत्र का है और 17% भाग है वो अरब सागरीय तंत्र का है। अंतः प्रवाह का मतलब ये होता है कि जो नदी अपना जल किसी सागर या समुद्र में नहीं डालती है और आगे जाकर जमीन में लुप्त हो जाती है, ऐसी नदी को हम क्या कह देते हैं? अंतः प्रवाह की नदियां कह देते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रवाह कौन सा है? अंतः प्रवाह है। अब अंतः प्रवाह में देखो कौन कौन सी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करते हैं। और इसमें कौन सी नदियां हैं? अरब सागरीय तंत्र में कौन सी नदियां हैं? अब राजस्थान के अंतः प्रवाह में देखो कई नदियां पढ़ेंगे हम, जिसका देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जिक्र करते हैं थोड़ा सा। पहली नदी हम पढ़ेंगे घग्गर नदी। पहली नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। उसके बाद में दूसरी नदी पढ़ेंगे हम कातली नदी। उसके बाद में साबी नदी। उसके बाद में रूपा रेल। कौन सी नदी है? रूपा रेल पढ़ेंगे। उसके बाद में मेंथा पढ़ेंगे, मेंथा नदी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रूपनगढ़। रूपनगढ़ पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे काकनी या काकने, या इसे मसूड़ी नदी कहते हैं। और इसके अलावा आजकल एक नदी को और शामिल करते हैं, इसका नाम है बाण गंगा। कौन सी गंगा? बाण गंगा नदी। तो इन सभी नदियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम अंतः प्रवाह की नदियों के बारे में देखेंगे। इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। नदियां एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है जो पढ़ने में सबको हार्ड लगता है, लेकिन नदी बहुत इजी है। इसको अगर मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाता है नदी पढ़ना। तो आपको आज से नदियों की जो एक एक क्लास है वो आपको कंटिन्यू उपलब्ध करवा दी जाएगी। आपको क्लासें हैं वो रेगुलर दी जाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप नहीं जुड़े हो हमारे साथ तो चैनल पे जुड़ जाना। अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसी के नाम से ही है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाओ। और राजस्थान की नदियाँ धीरे धीरे करके राजस्थान के सारे टॉपिक करवाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो रीट के लिए और वीडियो मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, सारी एग्जामें हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, लेब स्टैंड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं राजस्थान का प्रवाह चित्र। तो राजस्थान का प्रवाह चित्र की बात करें तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम अंतः प्रवाह की नदियां पढ़ेंगे। और अंतः प्रवाह की नदी में देखो कौन सी नदी पढ़ेंगे? सबसे पहले घग्गर नदी पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी नदी है? घग्गर। और घग्गर नदी देखो आती कहाँ से है? घग्गर नदी अगर मैप में देखेंगे हम तो कहाँ से आती है? यहाँ से देखो, इस प्रकार से पूरा देखेंगे। मैं एक मैप में दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ से निकल करके
ऐसे ही होकर के कहाँ जाती है, ये पाकिस्तान चली जाती है। अगर मैप में देखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगी, ये यहाँ से निकल करके गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर से कहाँ चली जाती है, ये इस पर। देखिए सबसे पहले हम देखो नदी का नाम है, नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस नदी को क्या क्या नाम से जानते हैं, इसे किन किन नामों से जाना जाता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो घग्गर नदी के देखो सबसे पहले हम उपनाम देखेंगे कि घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या हैं। तो घग्गर नदी को क्या कहते हैं, इसे सरस्वती नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं। इसे सोत्तर नदी कहते हैं। इसे राजस्थान का शोक कहते हैं, राजस्थान का शोक कहा जाता है। इसे नाली या पाट कहते हैं, नाली या पाट कहा जाता है। ये जो नदी है इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर। टोटल लंबाई की बात की जाए कितनी है, 465 किलोमीटर। ये जो नदी है ये भारत की अंतः प्रवाह की, अंतः प्रवाह क्या होता है आपको पहले बता चुका मैं। अंतः प्रवाह होता है कि वो नदी अपना जल कहाँ नहीं डाल रही है, किसी सागर समुद्र में नहीं डाल रही है। अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी या लंबी नदी है। भारत की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। ठीक है, अगर इसकी उद्गम की बात करें कि उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है, देखो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ी। शिवालिक की पहाड़ी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और शिवालिक की पहाड़ियों में एक मंदिर है जिसका नाम है कालका माता का मंदिर, कालका माता का मंदिर। तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में स्थित कालका माता मंदिर के पास से होता है। अब देखिए डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि नदी कहाँ से आती है और इसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसकी देखते हैं हम। देखो भारत पूरा मैप है और भारत में हिमालय है। भारत में क्या है, हिमालय। और हिमालय की श्रेणियाँ हैं, हिमालय की अलग अलग श्रेणियाँ हैं। जैसे हिमालय की कौन सी श्रेणियाँ हैं, सबसे ऊपर हम पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में तो सबसे ऊपर वाले आती है काराकोरम श्रेणी। जैसे देखो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि हिमालय की कौन कौन श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले ऊपर एक श्रेणी आती है, इसका नाम है काराकोरम श्रेणी, इस प्रकार से। उसके बाद में आती है लद्दाख श्रेणी, फिर जास्पर श्रेणी, इस प्रकार से। फिर देखो यहाँ से इस प्रकार से एक लंबा सा हिमालय, इसका नाम क्या है, महान हिमालय। और उसके बाद में मध्य हिमालय है, 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। और लास्ट में जो है वो है शिवालिक हिमालय, इस प्रकार से शिवालिक। तो हिमालय का दक्षिणी जो भाग है, दक्षिणी जो श्रेणी है, इसका नाम क्या है, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय ज़्यादा ऊंचा नहीं है, थोड़ा सा कटा फटा भाग है। शिवालिक हिमालय के बाद में यहाँ उत्तर का विशाल मैदान शुरू हो जाता है। तो हमें कौन सी श्रेणी की चर्चा करनी है, हमें शिवालिक हिमालय ही चाहिए। तो ये लास्ट वाली श्रेणी है, इसका ही नाम क्या है, इसका नाम है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखो हमने बात की है घग्गर नदी की उद्गम की। अब घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो यहाँ देखिए इस शिवालिक की पहाड़ियों में क्या है, हिमाचल प्रदेश बताया था, यहाँ एक मंदिर है। शिवालिक की पहाड़ियों में एक मंदिर है, मंदिर है, ये रहा मंदिर। और ये रहा, ये मंदिर है। इस मंदिर का नाम देखो क्या है, इस मंदिर का नाम है कालका माता का मंदिर, कालका माता। कहाँ पे है कालका माता का मंदिर, हिमाचल प्रदेश में। कालका माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ से एक नदी निकल के आती है, नदी का नाम देखो पता है आपको क्या है,
यहां से एक नदी आती है, कालका माता मंदिर के पास से क्या आई है कि नदी, इस प्रकार से कालका माता के पास से एक नदी आई है, और नदी का नाम बताओ क्या है, नदी का नाम है घग्गर नदी, है ना। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था, इस सरस्वती कहते थे, इसे मृत नदी कहा जाता है। मृत नदी क्यों कहते हैं इसे, देखो पिछले स्लाइड में हमने देखा नहीं, इसको एक नाम और देख देते हैं, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, मृत नदी। मृत नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मृत नदी कहते हैं। तो ये नदी आ गई है। अब देखो ये आई है तो राजस्थान में प्रवेश करेगी, तो ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, यहाँ पे राजस्थान का एक जिला आता है, जैसे देखो जिसमें यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, इस प्रकार से आती है, ये राजस्थान है अपना, इस प्रकार से, तो ये नदी यहाँ से आती है इस प्रकार, तो ये जो क्षेत्र है इस प्रकार से चली जाती है ये, तो यहाँ पे राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह आती है हनुमानगढ़ में, देखो ये वाली जगह है, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। इस वाली जगह का नाम क्या है, ये जगह है, इसका नाम है टिब्बी, जगह का नाम क्या है, टिब्बी। और टिब्बी जो जगह है वो कहाँ पे पड़ती है, टिब्बी या टिब्बा, टिब्बी या टिब्बा, ये कहाँ पे है भाई, हनुमानगढ़। तो बताओ घग्गर नदी ने राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया, घग्गर नदी ने राजस्थान में प्रवेश किया है टिब्बी या टिब्बा, ये कहाँ पे पड़ता है, हनुमानगढ़। यहाँ से बाद में देखो ये नदी आगे आती है, और इस प्रकार से हनुमानगढ़, गंगानगर ऐसे होते हुए कहाँ चली जाती है, ये पाकिस्तान में चली जाती है। देखिए पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इसे हकरा नदी कहा जाता है। बताओ पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं, हकरा नदी। पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं, हकरा नदी कहते हैं। ठीक है, कौन से स्थान तक गई है, तो ये नदी देखो फोर्ट अब्बास, यहां पे जाके विलुप्त हो जाती है, और उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का नाम है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास नामक स्थान पे क्या हो गई है जाकर के लुप्त। और फोर्ट अब्बास जगह कहाँ पे पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। चलो आगे हम चर्चा करते हैं इसके किनारे क्या क्या है, उनकी बातों की चर्चा करते हैं। तो देखो राजस्थान में इसके किनारे हनुमानगढ़ जिला है, उसकी बात करते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले सबसे पहले इसके किनारे क्या है, एक जंक्शन है, क्या है, जंक्शन, और इस जंक्शन का नाम क्या है, हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन की क्या विशेषता है, ये हनुमानगढ़ जंक्शन है वो इस नदी के पेटे से, नदी के पेटे से क्या है, नीचा है, नदी के पेटे से नीचा है, पेटे से नीचा, ठीक है। हनुमानगढ़ जंक्शन है वो उस नदी के पेटे से क्या है, नीचा है। इसके अलावा देखो हनुमानगढ़ में और क्या स्थित है, हनुमानगढ़ में इस नदी के किनारे यहाँ पे एक झील है भाई, क्या है, झील, और इस झील का नाम देखो क्या है, इस झील का नाम है तलवाड़ा झील, झील का नाम देखो क्या है, तलवाड़ा। तलवाड़ा झील भी कहाँ पे है भाई, हनुमानगढ़। तलवाड़ा झील की क्या विशेषता है, ये झील राजस्थान की सबसे निचाई में स्थित झील है, निचाई में स्थित झील। राजस्थान की सबसे निचाई में स्थित झील कौन सी है, तलवाड़ा। अगर बात की जाए राजस्थान की सबसे ऊंचाई में स्थित झील, तो ऊंचाई में स्थित झील का नाम क्या है, नक्की झील। ऊंचाई वाली झील का नाम बताओ क्या है, नक्की। देखो राजस्थान की सबसे निचाई में स्थित झील कौन सी है, तलवाड़ा। राजस्थान की सबसे ऊंचाई में झील कौन सी है, नक्की झील। भारत की सबसे ऊंचाई वाली झील की बात करें तो नाम आ जाएगा चोलामू झील, जो सिक्किम में है। उसी झील से ही तीस्ता नदी का उद्गम होता है,
और तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई में से झील की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंचाई वाली झील का नाम आएगा टिटिकाका झील। टिटिकाका झील है वो विश्व की सबसे ऊंचाई वाली टिटिकाका झील है। भारत की सबसे ऊंचाई वाली झील का नाम क्या है? तो भारत की सबसे ऊंचाई वाली झील का नाम आता है चोलामू झील। राजस्थान की सबसे ऊंचाई वाली झील का नाम है नक्की झील, है ना। और राजस्थान की सबसे नीचाई वाली झील का नाम क्या हो जाएगा? तलवाड़ा झील। ठीक है भाई। और देखिए इसके किनारे यहां एक दुर्ग है। यहां क्या है? एक दुर्ग है। और दुर्ग का नाम देखो क्या है? दुर्ग का नाम है भटनेर। दुर्ग का नाम क्या है? दुर्ग का नाम है भटनेर का दुर्ग। और भटनेर का दुर्ग आपको पता है कहाँ पे है? भटनेर का दुर्ग, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग है कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है। इसके बारे में देखो क्या है? इसके भटनेर के दुर्ग के बारे में, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। कौन से दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? तो भटनेर के दुर्ग को उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? प्रहरी कहते हैं। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन है। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। इस दुर्ग पर क्या हुए? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। इसका नाम देखो 1805 में इसको जीता था सूरज सिंह ने। बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह, उन्होंने इसको मंगलवार के दिन जीता था और वो बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इसी भटनेर के दुर्ग का नाम क्या कर दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग कर दिया। और फिर 12 जुलाई 1994 को एक जिला बना था गंगानगर से, इसका नाम भी फिर क्या रखा गया? हनुमानगढ़। तो पूछा जाए कि हनुमानगढ़ जो दुर्ग है या भटनेर का किला है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो भटनेर का किला है वो किस नदी के किनारे है? ये है घग्गर नदी के किनारे। चलो और देखते हैं। इस नदी के किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ है। इस नदी के किनारे क्या हुआ है कि सभ्यता का विकास हुआ है। और सभ्यता का नाम बताओ क्या है? सभ्यता का नाम एक है जिसका नाम है कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता भी कहाँ पे है? कालीबंगा सभ्यता का विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है? कालीबंगा सभ्यता का विकास है वो घग्गर नदी के किनारे हुआ है। कालीबंगा को जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काले रंग की चूड़िया होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। तो कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ है? घग्गर नदी किनारे। भटनेर का दुर्ग भी इसके किनारे है, हनुमानगढ़ जंक्शन इसके किनारे है और तलवाड़ा झील। हनुमानगढ़ जंक्शन इस नदी के पेटे से नीचा है। राजस्थान के 2 स्थान ऐसे हैं जो नदी के पेटे से नीचे हैं। एक तो ये हनुमानगढ़ जंक्शन है और एक बाड़मेर का बालोतरा है जो लूणी नदी की पेटे से क्या है? नीचा है। चलो यहां तक हमने बात की। राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करें कि राजस्थान में इस नदी की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इस नदी की लंबाई है मात्र 100 किलोमीटर। और ये राजस्थान की भी अंतः प्रवाह की क्या हो जाती है? सबसे लंबी नदी। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर, भारत की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर। अगर ये बात की जाए ना कि अंतः प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तब नाम आएगा कातली नदी का। लेकिन वैसे अंदर से गुजरने वाली नदी कौन सी होगी? ये घग्गर ही होगी। चलो भाई ठीक है, आगे देखते हैं। इसका पानी है वो यहां तक ज्यादा था। यहां पे सूरतगढ़ है और आगे अनूपगढ़ है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक इसका जल जाता था। सूरतगढ़ अनूपगढ़ तक क्या जाता था इसका पानी। सूरतगढ़ में क्या स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हो कहाँ पे है? सूरतगढ़ में है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पे है? सूरतगढ़ में स्थापित किया गया है। अब देखो इसका पानी यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक जाता था। बाद में देखो कभी कभी इसका पानी कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान के कौन से स्थान तक चला जाता है? फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहा जाता है? हकरा नदी कहा जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। आपको पूछा जाए कि राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। राजस्थान में लंबाई कितनी बताई इसकी? 100 किलोमीटर।
राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? 100 किलोमीटर। इसे मृत नदी कहा जाता है क्योंकि वर्तमान में नदी क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। दोबारा देखिए, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? यहाँ से। सबसे पहले हमने देखा था घग्गर नदी। घग्गर नदी को किस नाम जानते हैं? सरस्वती नदी के नाम से। सोतर नदी राजस्थान का शोक, नाली या पाट कहा जाता है। इसे मृत नदी भी कहते हैं क्योंकि वर्तमान में नदी क्या हो चुकी है? लुप्त हो चुकी है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? कुल लंबाई है 465 किलोमीटर और ये भारत की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। और राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 2 जिलों में। 2 जिलों का नाम क्या है? पहला है हनुमानगढ़, दूसरा है गंगानगर। हनुमानगढ़ और ये गंगा। उद्गम इसका कहाँ से होता है? उद्गम के बारे में देखो हमने चर्चा की। इसका उद्गम देखो, यहाँ पे मैंने बताया आपको हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। पहली श्रेणी का नाम काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और तीसरी का नाम जास्पर श्रेणी। जास्पर श्रेणी के बाद में देखो यहाँ हमने पहला महान हिमालय पढ़ा था। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी पूछे तो कौन सी है? महान हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची पूछे तो कौन सी है? महान हिमालय। हिमालय की सबसे नई पूछे तो शिवालिक हिमालय है। सबसे देखो यहाँ पर लास्ट वाली श्रेणी का नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के इधर शुरू हो जाता है उत्तर का विशाल मैदान। इसके इधर कौन शुरू हो जाता है? उत्तर का विशाल मैदान। तो शिवालिक हिमालय में कौन सी माता का मंदिर है? कालका माता का मंदिर है। और कालका माता के मंदिर के पास से कौन सी नदी का उद्गम हो गया? घग्गर। यहाँ पर घग्गर नदी का उद्गम होने के बाद में कहाँ आती है? देखो, घग्गर नदी का उद्गम होने के बाद हरियाणा पंजाब होते हुए कहाँ प्रवेश करती है? ये राजस्थान में। और राजस्थान के कौन से स्थान से? ये स्थान है टिब्बी या टिब्बा भी बोलते हैं। टिब्बी हनुमानगढ़ की एक तहसील है, वहाँ से नदी कहाँ आती है? राजस्थान में आती है। राजस्थान में इस नदी के किनारे कौन सा जंक्शन है? हनुमानगढ़ जंक्शन, जो इस नदी की पेटे से क्या है? नीचा है। दूसरी झील का नाम क्या है? तलवाड़ा झील भी इसी नदी के किनारे है। और तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीचाई वाली झील है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई वाली झील बताई थी आपको, नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंचाई वाली झील का नाम क्या है? नक्की झील। इसके किनारे भटनेर दुर्ग है। और भटनेर दुर्ग को क्या कहते हैं? राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। सबसे प्राचीन दुर्ग है। सबसे क्या है? प्राचीन दुर्ग है। भूपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ महिलाओं द्वारा जोहर किया गया। महिलाएं कौन सी हैं? मुस्लिम महिलाएं। जोहर तो वैसे महिलाएं करती हैं, लेकिन मुस्लिम राजस्थान का ऐसा दुर्ग जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया, वो कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग है। इसे 1805 में सूरत सिंह ने जीता था। बाद में नाम लिख दिया किसका? हनुमानगढ़ दुर्ग नाम हो गया इसका। और जिला बनाया तब इसका भी नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़। इसके किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। ये पानी कहाँ तक ले जाती है? सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तक। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म का नाम है सूरतगढ़। ये पानी कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक। और पाकिस्तान में इस नदी को क्या कहते हैं? हकरा। और ये राजस्थान की एकमात्र क्या है? अंतः प्रवाह की नदी है। तो इस नदी का नाम था घग्गर नदी। चलो अगली नदी देखते हैं हम। एक नदी और पढ़ लेते हैं। अगली नदी का नाम है कातली नदी। कातली नदी छोटी सी नदी है भाई, देख लेते हैं इसको भी। कातली नदी है वो क्या करती है? कातली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहले इसकी लंबाई की बात करते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 100 किलोमीटर। और ये राजस्थान की अंतः प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सबसे लंबी नदी का नाम है कातली नदी। कातली नदी इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि नदी का मिट्टी का जो कटाव करती है वो साइड से करती है, इसलिए नाम क्या होगा इसका? कातली। ये राजस्थान में देखो मैप में, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से कैसे ये जाती है, कैसे आती है। यहाँ देखो आप, राजस्थान है इस प्रकार से। ये राजस्थान क्या करती है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, जो सबसे पहले टी.एच. हैंडले ने बताई थी। राजस्थान क्या करती, किसने बताई है? टी.एच. हैंडले ने बताई है। यहाँ देखो, यहाँ से सिक्कर जिला है और सिक्कर से कहाँ जाती है? ये
झुंझुनू होते हुए चूरू जिले की सीमा जाती है। इस प्रकार से इस भाग में नदी बहती है, यहाँ पे बहती है, मैप पे देखें तो आप यहाँ बहती है ये। चलो आगे चलते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है भाई? इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है यहाँ पे देखो सिक्कर जिला है, और सिक्कर जिले में पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम क्या है? खंडेला की पहाड़ी। सिक्कर में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? कातली नदी का उद्गम हुआ है। और सिक्कर में देखो ये नदी आगे चलती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से बहती हुई आगे जाती है ये, और ये जाती है चूरू की सीमा तक, चूरू जिले की सीमा तक जाती है। इस नदी के किनारे देखो हुआ क्या क्या है। इस नदी के किनारे यहाँ पर सिक्कर जिले में एक सभ्यता का विकास हुआ है। उस सभ्यता का नाम क्या है? उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता है उसका विकास किस नदी के किनारे हुआ है? कातली नदी के किनारे हुआ है। और गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं? इस सभ्यता को कहते हैं ताम्र युगीन। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। बताओ, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? इसी सभ्यता को कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता, जिसका विकास किस नदी के किनारे हुआ है? कातली नदी के किनारे हुआ। नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर, और ये पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा यहाँ से किसके अवशेष मिले थे? यहाँ पे हमें मछली पकड़ने का कांटा मिले था। मछली पकड़ने का क्या मिला? कांटा। चलो, यहाँ से सभ्यता से मिला मछली पकड़ने का कांटा। देखो इसे क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रवती नगरी की ना बात करें, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? तो वो आहड़ सभ्यता है जो आड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी, उदयपुर में आएगी आहड़ सभ्यता, ताम्रवती नगरी। और ताम्र जिले की बात करें तो ताम्र जिला कौन सा है? झुंझुनू है। ताम्र जिला कौन सा है? झुंझुनू की बात हो रही है। यहाँ पर इस नदी के किनारे देखो आगे, इस नदी के किनारे यहाँ पे आगे एक सभ्यता और है झुंझुनू जिले में, इसका नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है बताइए? सुनारी। सुनारी सभ्यता का क्या हुआ है? विकास हुआ। कातली नदी है वो इस क्षेत्र को, जो शेखावाटी है, शेखावाटी में बहती है। शेखावाटी में जिले का नाम है झुंझुनू। जिले को ये 2 भागों में बांट देती है। वैसे शेखावाटी को कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में। एक भाग को कह देते हैं, किसको 2 भागों में बांटती है? शेखावाटी। एक भाग को कहते हैं शेखावाटी प्रदेश, शेखा सामंतों के कारण ये क्या कहलाया? शेखावाटी। और दूसरे का नाम तोरावाटी, तोरावाटी प्रदेश। तो शेखावाटी को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो ये नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। ये घग्गर नदी जाती कहां तक है? तो यहां पर देखो ये कहां तक है? चूरू जिले की सीमा तक जाती है। चूरू जिले की सीमा तक। वैसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पे कोई नदियां नहीं है, तो राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं? एक तो आ जाएगा चूरू और एक आ जाएगा बीकानेर। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां पे कोई नदियां नहीं है। वो जिलों के नाम है चूरू और बीकानेर जिले हैं। अब ये जो जिले हैं यहाँ पे नदियां नहीं। अगर ये पूछा जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां पे कोई नदी नहीं है, तो विश्व का ऐसा एक देश है जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब है वो, वहां पे कोई नदी नहीं है। और सर्वाधिक नदियों वाले देश की बात की जाए तो सर्वाधिक नदियों वाला देश कौन सा आएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश में सर्वाधिक नदियां हैं, इसलिए नदियों का देश कहते हैं। पाकिस्तान में सर्वाधिक नहर है, इसलिए इसको नहरों का देश कहते हैं। फिनलैंड में सर्वाधिक झीलें हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। और विश्व का ऐसा देश जहाँ पे कोई नदी नहीं है उसका नाम क्या है? सऊदी अरब। और राजस्थान के 2 जिले जहाँ पे कोई नदियाँ नहीं है, एक का नाम है चूरू और एक का नाम क्या है? बीकानेर। चूरू और बीकानेर में कोई नदियाँ नहीं बहती। पहली नदी हमने पढ़ी घग्गर नदी,
दूसरी नदी का नाम क्या है? कातली नदी। दूसरी नदी का नाम क्या है? कातली नदी। ठीक है, एक नदी और देख लेते हैं हम। देखिए अगली नदी का नाम है मसूरडी नदी या काकनी। काकनी या काकने। देखो इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम देखो, जैसे अपना ये मैप है, इस प्रकार से मैप है। यहां पे एक जिला आता है जैसलमेर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जहां पे इसका नाम क्या है? जैसलमेर। और जैसलमेर में एक स्थान है जिसका नाम है कोटरी। क्या नाम है? कोटरी। और कोटरी कहां पड़ता है बताओ? जैसलमेर। कोटरी कहां पे है? जैसलमेर में पड़ता है। और कोटरी से देखो इस नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है काकनी या काकनी नदी। ठीक है, ये नदी कहाँ जाती है भाई? ऊपर इस प्रकार से जाकर के यहाँ पे एक जगह है जैसलमेर में, जिसका नाम है मीठा खाड़ी। यहाँ पे कौन सी जगह है? मीठा खाड़ी। यहाँ पे ये नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। अंतः प्रवाह की नदियां हैं, आगे जाके लुप्त हो जाएंगी, जमीन में कहीं पे जाके समुद्र वगैरह में नहीं मिलती है नदियां। तो यहाँ पर नदी का नाम है काकनी या काकनी नदी। उद्गम कहाँ से? कोठरी से। कोठरी कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में। एक कोटड़ी होती है। कोटड़ी क्या होती है? जब हमारे प्राचीन काल में मकान हुआ करते थे तो कोटड़ी क्या होती थी? मकान के अंदर मकान होता है उसे कोटड़ी कहते थे। मकान के अंदर जो मकान है उसे क्या कहते थे हम? कोटड़ी कहते थे। एक हटड़ी होती थी। हटड़ी क्या है? देखो कोटड़ी और हटड़ी नाम सुने हैं आपने? हटड़ी, कोटड़ी और हटड़ी। हटड़ी क्या होती है? कोटड़ी तो मकान के अंदर मकान। हटड़ी क्या होती है? जब पहले हमारी दादी नानी थी तो मसाले घी वगैरह रखने के लिए रसोई के अंदर एक ऊपर कोने में बॉक्सा बना देती थी, उसके आगे गेट लगा के ताला लगाती, छोटा सा बक्सा बना करके ऐसे, उसको क्या कहते हैं? हटड़ी कहा करते थे। ठीक है, मसाले वगैरह रखते थे, घी वगैरह रख देते थे वहाँ पर ताकि कुत्ता बिल्ली है उसको परेशान ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोटड़ी है, ये नदी है वो, इसकी लंबाई कितनी है भाई? काकनी या काक नदी कहाँ बहती है? जैसलमेर में बहती है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 17। और विशेषता ये होगी कि ये राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरडी नदी कहा जाता है। इस नदी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मसूरडी नदी। इसके किनारे देखो, ये नदी अपना जल, यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है बुज झील। कौन सी झील है बताओ? ये नदी अपना जल है वो बुज झील में डालती है। कौन सी नदी है अपना जल बुज झील में डालती है? तो और बुज झील कैसी झील का उदाहरण है? ये बुज झील पलाया झील का उदाहरण है। पलाया झील क्या होती है? पश्चिमी राजस्थान में बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा काल में जब जल इकट्ठा हो जाता है, ऐसी झील को क्या कहते हैं? पलाया झील कहते हैं। तो ये बुज झील है वो किसका उदाहरण माने जाते हैं? पलाया। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है काकनी, काकने, या इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मसूरडी नदी कहते हैं। उद्गम कहाँ से हुआ है? कोटरी से। और गई कहाँ पर है? ये मीठा खाड़ी नामक जगह पे। लंबाई कितनी है इसकी? 17 किलोमीटर। और ये राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी का नाम बताइए, तो नाम आएगा मसूरडी या काकनी नदी। अपना जल किस में डालती है? अपना जल डालती है बुज झील में। और बुज झील किस झील का उदाहरण है? बुज झील है पलाया झील का उदाहरण। पलाया झील क्या होती है? बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा काल में जल इकट्ठा हो गया, ऐसी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया झील। आशा कर रहे हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। नदी पढ़ने का ये तरीका है, मैप से सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसके अलावा नदियाँ समझ में थोड़ी कम आती हैं, हम इंटरेस्ट नहीं पढ़ते हैं। कोई भी टॉपिक को अगर बिना इंटरेस्ट से पढ़ोगी तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी।
और एक बार पढ़ने से समझ में कम आता है, कोई चीज़ को रिपीट करो, 1-2 बार पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपके कन्फर्म हो जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो आपके लिए हम हैं, आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हैं। आपकी जो भी कोई दिक्कत होगी उसको देख लेंगे, हम मिलके उसका हल करेंगे। नदी है, चलो एक नदी और देख लेते हैं। देखो अगली नदी का नाम है रूपारेल नदी। नदी का नाम देखो, रूपारेल। अंतःप्रवाही नदियां पढ़ रहे हैं, अंतःप्रवाही नदियों में अगली नदी का नाम क्या है? रूपारेल। रूपारेल नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? मैप में ही बात करेंगे, एक एक नदी का अलग अलग मैप बना के हम हर एक नदी को अलग अलग देखेंगे। देखिए जैसे ये राजस्थान है, और राजस्थान में यहाँ पे एक जिला आता है जिसका नाम है अलवर। अलवर में यहाँ पे पहाड़ी है जिनका नाम देखो क्या है? उदयनाथ की पहाड़ी। कौन से नाथ की पहाड़ी है? उदय। अलवर में कौन सी पहाड़ियां हैं? उदयनाथ की पहाड़ियां हैं। और उदयनाथ की पहाड़ी से एक नदी आती है, नदी का नाम देखो क्या है? नदी का नाम है रूपारेल नदी। कौन सी नदी है? रूपारेल। और यहाँ पे लास्ट में एक स्थान आता है जिसका नाम है कुसूलपुर। भरतपुर में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम क्या होगा बताओ? कुसूलपुर। कहाँ पे पड़ता है ये? भरतपुर में। देखो ये जो नदी है रूपारेल नदी है, उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी से हुआ है। उद्गम कहाँ से हुआ है? उदयनाथ की पहाड़ी से। और इस नदी पर यहाँ पर देखो एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? सीकरी बांध। कौन सा बांध बना हुआ है इस पर? सीकरी बांध बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो नदी है वो अपना जल, यहां पर एक झील बनी है भाई, भरतपुर में एक झील है जिसका नाम क्या है? मोती झील। कौन सी झील? मोती झील। कौन सी नदी है अपना जल मोती झील में डालती है? तो रूपारेल नदी है, अपना जल किस में डालती है? मोती झील में डालती है। और मोती झील को क्या कहा जाता है? मोती झील को कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मोती झील को कहते हैं। ठीक है, मोती झील में देखो और क्या खास बात है? मोती झील में N2 युक्त, मोती झील में एक शैवाल पाया जाता है, हरित शैवाल पाया जाता है, जिससे क्या बनती है? N2 युक्त खाद बनाई जाती है। मोती झील से क्या बनती है? N2 युक्त खाद। और देखो इस मोती झील से एक नहर निकाली गई है। मोती झील से क्या निकल गई? नहर, जिसका नाम क्या है? सुजान गंगा नहर। मोती झील से कौन सी नहर निकाली गई? सुजान गंगा। और सुजान गंगा जो नहर है वो क्या करती है? यहाँ पर एक दुर्ग है भाई, भरतपुर में एक दुर्ग है, दुर्ग का नाम क्या है? लोहागढ़। लोहागढ़ राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग है लोहागढ़, और इसको कभी किसी ने जीता नहीं है। लोहागढ़ के चारों ओर खाई बनी हुई है, तो लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी खाई को जलापूर्ति कौन सी नदी करवाती है? तो नदी कौन करवाती है? मोती झील में पानी आया रूपारेल का, रूपारेल मोती झील में, और मोती झील से नहर निकलेगी सुजान गंगा, और सुजान गंगा क्या करती है? लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी खाई को क्या करवाती है? ये जलापूर्ति करवाती है। तो मोती झील में कौन सी नदी पानी डालती है? रूपारेल नदी पानी डालती है। उद्गम कहां से हुआ है? उद्गम हुआ है उदयनाथ की पहाड़ी। नदी का नाम देखो क्या? नदी का नाम है, ये रहा नदी का नाम, रूपारेल नदी। उद्गम कहां से हुआ है? उदयनाथ की पहाड़ी कहां पे है? अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है? अलवर में। कौन सा बांध बना हुआ है? सीकरी बांध बना हुआ है। कौन सी नदी में पानी डालती है? मोती झील। मोती झील को क्या कहते हैं? भरतपुर की जीवन रेखा या भरतपुर की लाइफ लाइन। हरित शैवाल पाए जाते हैं, जिससे क्या बनती है? N2 युक्त खाद बनती है।
मोती झील से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है सुजानगंगा, और सुजानगंगा नहर कौन से दुर्ग के चारों ओर बनी खाई को क्या करवाती है, जलापूर्ति। और ये लोहागढ़ जो दुर्ग है वो राजस्थान का एकमात्र क्या है, अंतिम दुर्ग है, सॉरी एकमात्र दुर्ग है जिसको जीता नहीं गया हो। ठीक है, ये नदी कहाँ तक जाती है, कुसूलपुर, और कुसूलपुर कहाँ पे है, भरतपुर में। तो इस प्रकार से हमने 4 नदियां पढ़ी हैं। पहली नदी का नाम है घग्गर नदी, पहली हमने घग्गर पढ़ी, दूसरी हमने कातली पढ़ी, तीसरी हमने काकनी पढ़ी, और चौथी हमने रूपारेल। बाकी के अंतः प्रवाह की जो नदियां हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम चारों नदियों को कंप्लीट करेंगे, फिर हम एक एक करके देखेंगे। पहले चंबल नदी का अपवाह तंत्र देखेंगे, फिर माही नदी का देखेंगे, फिर बनास नदी का देखेंगे, फिर लूणी नदी का देखेंगे। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करके आपकी सारी नदियाँ एकदम कंप्लीट करवा दी जाएंगी। भरोसा रखिए, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो जड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।